नमस्कार। आज हम चित्रा मुद्गल जी के एक बहुत ही प्रभावशाली उपन्यास गिलीगुडू पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, ये उपन्यास वाकई वृद्धावस्था के अनुभव और बदलती पीढ़ियों के बीच जो टकराव होता है और हमारे समाज में बुजुर्गों की क्या स्थिति है, इस पर सोचने को मजबूर करता है। बिल्कुल। और आज की हमारी ये चर्चा उपन्यास के उपलब्ध सारांश पर आधारित है। जी, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसके जो किरदार हैं, उनके संघर्ष और जो अहम सामाजिक सवाल ये कहानी उठाती है, उसके मर्म को समझ सकें। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ कहानी नहीं है, एक तरह से आईना है समाज का। शुरुआत तो इसके नाम से ही होती है, गिलीगुडू। कितना अनोखा नाम है। हाँ, बचपन का खेल। हाँ, वही। और कैसे ये खेल इस कहानी में जिंदगी की उठापटक और खासकर बुढ़ापे की जो नाजुक सच्चाई है, उसका प्रतीक बन जाता है। और ये भी जानना दिलचस्प है कि 2002 में ये उपन्यास आया और चित्रा जी को इसके लिए ग्वालियर का चक्रधर सम्मान भी मिला था। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए फिर इस कहानी की परतों को खोलते हैं, इसके भावनात्मक पहलू और सामाजिक संदेशों को समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो कहानी हमें ले जाती है दिल्ली। एक मध्यम वर्गीय कॉलोनी है, वहाँ एक पुराना सा घर। हाँ, वो माहौल जैसे ठहरा हुआ सा, थोड़ी उदासी भी घुली हुई सी लगती है हवा में। वहीं रहते हैं कुंवर बहादुर सिंह, 70 साल से ज्यादा उम्र के रिटायर्ड सरकारी अफसर हैं। जी, और उनकी पत्नी कांता जी। कुंवर जी का ज्यादातर वक्त किताबों, अखबारों में, यादों में गुजरता है। दिनचर्या तो बहुत सख्त है उनकी, पर कहीं ना कहीं एक अकेलापन झलकता है। और कांता जी, वो चुपचाप घर संभालती हैं, लेकिन जैसे उम्र की थकान है ना, वो उनकी कम होती बातों में, उनकी चुप्पी में नजर आती है। ऊपरी तौर पर तो सब शांत लगता है, पर एक खालीपन तो है। बच्चे हैं, 2 बेटियां, 1 बेटा, सब अपने अपने शहरों में दूर हैं। हाँ, संपर्क बस फोन तक सिमट गया है। और इसी माहौल में कुंवर जी अक्सर बगीचे में बैठे अपने बचपन के खेल गिली गड्डू को याद करते हैं। हाँ, वो बताते हैं कैसे गेंद उछालते थे, फिर लपकने भागते थे, और वो इसे जिंदगी से जोड़ते हैं। कैसे? मतलब जैसे जिंदगी हमें उछालती है और फिर गिरा देती है। ये सिर्फ याद नहीं है उनके लिए। हाँ, ये एक तरह से जिंदगी की अनिश्चितता, खासकर बुढ़ापे में जो कमजोरी और अकेलापन बढ़ता है ना, हाँ। उसका प्रतिबिंब बन जाता है। ये गिलीगडू का जिक्र बार बार आता है कहानी में। सही कहा। और इसी स्थिर सी दिखती जिंदगी में एक बड़ी हलचल तब होती है जब उनकी सबसे छोटी बेटी रानी, हाँ, रानी, वो अपने पति और बच्चे के साथ रहने आ जाती है। और वजह, पति की नौकरी चली गई है। अब कुंवर जी तो खुश होते हैं कि चलो घर में रौनक होगी, लेकिन कांता जी वो थोड़ी व्यवहारिक हैं। उनके मन में चिंताएं आने लगती हैं। कैसी चिंता है? वही, घर में जगह की कमी, खर्चे बढ़ेंगे, ये सब। यहीं से शायद रिश्तों में बदलाव आना शुरू होता है। बिल्कुल, यहीं से वो परतों का उधड़ना शुरू होता है। रानी का आना सिर्फ एक भौतिक समायोजन, मतलब फिजिकल एडजस्टमेंट नहीं है। अच्छा। हाँ, ये पीढ़ियों के बीच जो मूल्यों का टकराव है, उसे एकदम सामने ले आता है। शुरू में तो ठीक रहता है, पर कुछ दिनों बाद रानी को अपने माँ बाप की आदतें, जैसे कुंवर जी का पुरानी किताबें संभाल कर रखना, वो सब बेकार लगने लगता है। वो उसे कबाड़ तक कह देती है। तो ये सिर्फ जगह की तंगी नहीं है, ये सोच का, प्राथमिकताओं का फर्क है। हाँ, एक पीढ़ी जो यादों को, अनुभवों को सहेजना चाहती है, वो दूसरी पीढ़ी से बोझ समझ रही है। बिल्कुल। और क्या ये टकराव सिर्फ रानी तक ही रहता है या बाकी बच्चे भी? नहीं नहीं, बाकी बच्चों का रवैया भी सामने आता है। बेटा है अजय, हाँ। अमेरिका में रहता है। हाँ। वो छुट्टियों में आता है, पर उसका ध्यान घर की देखभाल या माँ बाप की भावनात्मक जरूरतों पर कम, और प्रॉपर्टी पर ज्यादा। हाँ, प्रॉपर्टी की कीमत क्या है, बंटवारा कैसे होगा, वो सीधे सीधे कहता भी है, पापा ये घर बेचकर सबको हिस्सा दे देते हैं। अरे बाप रे। और बड़ी बेटी सीमा, वो तो और भी आगे। वो दूर से ही फोन पर सुझाव देती है, माँ पापा को ओल्ड एज होम भेज देते हैं ना। ये बातें सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस मानसिकता को दिखाती हैं जहां अपने ही माँ बाप धीरे धीरे एक जिम्मेदारी या शायद बोझ लगने लगते हैं। और ये कितना तकलीफदेह होता होगा उनके लिए। एक घटना का जिक्र है सारांश में। रानी का बेटा खेल खेल में कुंवर जी की सालों पुरानी डायरी फाड़ देता है। ओह, फिर क्या होता है? कुंवर जी क्या कहते हैं? कुछ नहीं, वो चुप रह जाते हैं। बस आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिन्हें वो चुपचाप पोंछ लेते हैं, कुछ कह नहीं पाते। ये छोटी सी घटना ही कितना कुछ कह जाती है। वो गहरा दर्द जो बुजुर्ग महसूस करते हैं पर कह नहीं पाते। बिल्कुल। और कांता जी का वो महसूस करना कि बेटा हम तो बोझ बन गए, ये उपन्यास के एकदम केंद्र में है। और ये सिर्फ पैसों का बोझ नहीं है। नहीं, ये भावनात्मक बोझ बनने का एहसास है। बहुत भारी होता होगा ये। बहुत ज्यादा। इस उपन्यास की यही खासियत है
ये बुढ़ापे के मनोविज्ञान को, मतलब उस एहसास को बहुत संवेदनशीलता से पकड़ता है। कुंवर जी के जरिए लेखिका दिखाती हैं कि कैसे उम्र के साथ इंसान सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, हाँ, भावनात्मक रूप से भी ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा अकेला महसूस करने लगता है। खासकर तब जब अपने ही लोग अनदेखा करने लगे। और ये अनदेखी भी कई तरह से होती है ना? बिल्कुल, कई रूपों में सामने आती है। जैसे दवाइयां हैं, समय पर नहीं दी, कह दिया, भूल गए। या फिर जैसे रानी है, अपनी निजी जिंदगी की कोई परेशानी है, कोई फ्रस्ट्रेशन है, उसका गुस्सा माँ बाप पर निकाल दिया। और अजय का वो कहना, हाँ, अजय का वो कहना कि पापा आप रिटायर हो गए, अब आराम करो, हमें हमारा भविष्य देखने दो। ये तो ऐसा है जैसे बच्चों के लिए माँ बाप की भूमिका बस जरूरतें पूरी होने तक ही थी, अब वो खत्म। बिल्कुल, एक पीढ़ी का संघर्ष है, दूसरी पीढ़ी की उदासीनता, बहुत तीखा कॉन्ट्रास्ट दिखता है यहाँ। और जाहिर है इस सारे भावनात्मक तनाव का असर सेहत पर भी पड़ता होगा। पड़ता है। कांता जी को हार्ट अटैक आ जाता है। ओह, और ये जो संकट का पल आता है ना, ये परिवार की असलियत को और भी ज्यादा उजागर कर देता है। कैसे? कुंवर जी अकेले भाग दौड़ कर रहे हैं, अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं, और बच्चे बहाने बना रहे हैं। कोई कहता है ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली, कोई कुछ। और डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर साफ कहते हैं कि कांता जी को तनाव से दूर रखना है, आराम चाहिए, परिवार का साथ चाहिए। और विडंबना देखिए, जिस परिवार के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत है, वही उनकी तकलीफ का कारण बन रहा है। बिल्कुल यही विडंबना है। ऐसे में कुंवर जी क्या सोचते होंगे, क्या महसूस करते होंगे? उनके मन में ये ख्याल आता है कि हमने इन्हें पाला पोसा और वो हमें जैसे फेंक रहे हैं। बहुत कड़वा एहसास है ये। इसी अकेलेपन में शायद पड़ोसी शर्मा जी का किरदार कुछ राहत देता है। हाँ, शर्मा जी एक अहम किरदार हैं। वो पड़ोसी हैं, लेकिन खुद ओल्ड एज होम में रहते हैं। अच्छा। वो कुंवर जी को एक तरह से कड़वी सच्चाई बताते हैं। वो कहते हैं, कौर साहब, जमाना बदल गया है, आज के बच्चे अलग हैं, उम्मीदें कम रखिए, खुद को संभालिए। ये बातें सुनने में कठोर लग सकती हैं। हाँ, कठोर हैं, पर शायद उस बदलते हुए सामाजिक यथार्थ की तरफ इशारा करती हैं, जहां वो पुराने पारिवारिक ढांचे, वो मूल्य, वो कमजोर पड़ रहे हैं। कहानी में तनाव बढ़ता जाता होगा फिर। हाँ, और तनाव अपने चरम पर तब पहुंचता है जब अजय वो घर बेचने के लिए सचमुच एक रियल एस्टेट एजेंट को ले आता है। क्या? बिना बताए? हाँ, और ये कुंवर जी के लिए बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। वो जो हमेशा शांत रहते थे, हाँ। वो शायद जिंदगी में पहली बार अपनी पूरी ताकत और दर्द के साथ चीखते हैं, ये घर हमारा है, तुम्हारी संपत्ति नहीं। ये सिर्फ घर बचाने की चीख नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपने वजूद को, अपने पहचान, अपने सम्मान को बचाने की चीख है। इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा बहुत दुखद होता है। घर में भयानक झगड़ा होता है, और इस तनाव का असर दोनों बुजुर्गों की सेहत पर। कांता जी फिर से बीमार पड़ जाती हैं, और इस बार कुंवर जी को भी सदमे से हार्ट अटैक आ जाता है। हे भगवान, दोनों को? हाँ, अस्पताल में है कुंवर जी, टूटे हुए, कमजोर, और अपनी डायरी में लिखते हैं, गिली गिड्डू का खेल खत्म हो गया, अब गेंद रुक गई। ये पढ़कर तो लगता है जैसे सारी हिम्मत खत्म हो गई, जीवन ठहर गया। बिल्कुल, गहरी निराशा है इन पंक्तियों में। ऐसा लगता है मानो अब उठने की ताकत ही नहीं बची। बच्चों पर कुछ असर होता है इसका? उन्हें पछतावा होता है? पछतावा होता तो है। सारांश बताता है कि क्षणिक पछतावा होता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो वाकई स्थिति की गंभीरता को समझ पाते हैं? शायद नहीं। लगता तो नहीं, क्योंकि अजय वापस अमेरिका लौट जाता है। रानी भी कुछ समय बाद पति के साथ चली जाती है। और घर फिर से खाली, पहले से भी ज्यादा सूना। वो पछतावा कितना सतही था, कितना क्षणिक, ये भी कहानी का एक अहम पहलू है। तो क्या कुंवर जी टूटकर बिखर जाते हैं, या कहानी कोई और मोड़ लेती है? यही कहानी एक और एक उम्मीद भरा नहीं कहूंगा, पर एक यथार्थवादी मोड़ लेती है। इस पूरी टूटन के बाद कुंवर जी एकदम बिखर नहीं जाते। अच्छा। हाँ, वो धीरे धीरे समझते हैं कि अब उन्हें अपना सहारा खुद बनना होगा। उनमें एक बदलाव आता है। वो आत्मनिर्भरता का एक नया रास्ता खोजते हैं। कैसे? वो शर्मा जी के साथ मिलते हैं, और अपने जैसे जो दूसरे अकेले बुजुर्ग हैं कॉलोनी में, उनके साथ मिलकर एक छोटा सा क्लब जैसा शुरू करते हैं। वाह। एक ऐसी जगह जहां वो मिल सकें, बात कर सकें, अपना दुख दर्द बांट सकें। ये हार मान लेना नहीं है, ये जिंदगी को फिर से थामने की एक कोशिश है, अपने दम पर। उपन्यास का अंत कैसा है? क्या सब ठीक हो जाता है? अंत बहुत यथार्थवादी है, कोई फिल्मी चमत्कार नहीं होता। कुंवर जी और कांता जी अपने उसी बगीचे में बैठे चाय पी रहे हैं। माहौल शांत है, पर उदासी अभी भी है, हल्की सी। बच्चों के फोन आते हैं, वो माफी मांगते हैं, खोखले वादे करते हैं।
लेकिन अब कुंवर जी पर शायद उतना असर नहीं होता। हाँ, अब वो ज्यादा प्रभावित नहीं होते। वो शायद जीवन की इस सच्चाई को स्वीकार कर चुके हैं। वो कांता जी से कहते हैं, कांता, जीवन गिली गुडू है, उछाल दो, गिर जाओ, फिर उठो। मतलब अब वो गिरने के बाद उठने का महत्व समझ गए हैं। हाँ, भले ही उठाने वाला कोई हाथ ना हो। और कांता जी का जवाब? कांता जी कहती हैं, हमारे पास तो एक दूसरे का सहारा है। ये उनके रिश्ते की गहराई दिखाता है कि इस मुश्किल वक्त में भी वो एक दूसरे के लिए कितने अहम हैं। और कुंवर जी की डायरी का वो अंतिम विचार? हाँ, वो उपन्यास के सार को समेटता है। बुजुर्ग होना बोझ नहीं, अनुभव है। समाज को ये समझना होगा। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं रह जाती फिर? बिल्कुल नहीं। ये बदलते सामाजिक मूल्यों, पीढ़ियों के बीच जो खाई बढ़ रही है और वृद्धावस्था को हम कैसे देखते हैं, हमारे नजरिए पर एक बहुत शक्तिशाली टिप्पणी है। और वो गिली गुडू का खेल, जीवन के उतार चढ़ाव का प्रतीक। हाँ, लेकिन चित्रा मुदगल ये भी दिखाती हैं कि इस खेल में बिना सहारे के, बिना भावनात्मक साथ के गिरना कितना दर्दनाक हो सकता है। ये उपन्यास उन अदृश्य चोटों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो हमारे बुजुर्ग अक्सर चुपचाप सह लेते हैं। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के पास लाके छोड़ देता है क्या? कि आज की ये जो तेज रफ्तार जिंदगी है, जिसमें हम सब अपने भविष्य को बनाने, उसे सुरक्षित करने की दौड़ में लगे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अनजाने में अपने सबसे करीबी रिश्तों की गर्माहट खोते जा रहे हैं? वो आपसी सम्मान, वो भावनात्मक जुड़ाव कहाँ जा रहा है? ये तो सोचने वाली बात है। क्या हम सच में अपने बुजुर्गों के अनुभवों को, उनके ज्ञान को और सबसे बड़ी बात, उनकी उपस्थिति को वो अहमियत दे पा रहे हैं जिसके वो हकदार हैं? ये सवाल सिर्फ इस कहानी के किरदारों के लिए नहीं है। नहीं, ये हम सबके लिए। हाँ, हम सबके लिए है। और इस पर सोचना, विचार करना आज शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।